आज का शीर्षक है पिता का आत्मसम्मान। नसीब वाले वही होते हैं जिनके सिर पर पिता का हाथ होता है। हर इच्छा भी पूरी हो जाती है अगर पिता का साथ होता है। आखिर बुढ़ापा क्यों रुलाता है। माँ बाप को छोड़कर बेटा विदेश जा रहा था, तभी दोस्त के पिता के कारनामे देखकर दंग रह गया और वह अपने माता पिता के पैरों में गिर पड़ा। आखिर क्यों, उसने ऐसा क्या देख लिया था। चलिए आइए जानते हैं। इस कहानी को सुनने के बाद आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। इससे पहले हम कहानी को शुरू करें, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कहानी में आज हर्ष के पिता सुंदर लाल जी बहुत खुश हैं क्योंकि उनके बेटे हर्ष ने यूनिवर्सिटी में टॉप किया था और उसी की बधाई के लिए उन्हें लगातार फ़ोन आ रहे थे। तब अभी वह फ़ोन पर बात ही कर रहे थे कि उनका बेटा बाहर से आया और उन्होंने कहा, लो आ गए जनाब, दोस्तों के साथ अपनी कामयाबी का जश्न मनाकर। अच्छा शर्मा जी, मैं फ़ोन रखता हूँ। अपने बेटे हर्ष को आता देखकर सुंदर लाल जी ने फ़ोन रखा और अपने बेटे को खुशी से गले लगा लिया। तूने तो मेरा सिर गर्व से ऊंचा कर दिया हर्ष बेटा। सुबह से बधाई देने वालों के फ़ोन आ रहे हैं। सामने खड़ी हर्ष की माँ यह सब देखकर खुश हो रही थी। इतने में हर्ष ने कहा, माँ, पिताजी, मुझे आप दोनों से एक बात करनी है। हाँ बोलो बेटा, क्या बात है। पिताजी, आपको तो पता ही है कि आज के समय में कोई अच्छी नौकरी मिलना कितना मुश्किल काम है। तब सुंदरलाल जी ने कहा, लेकिन बेटा तुम्हें चिंता करने की क्या ज़रूरत है। अभी तो तुम्हारी पढ़ाई ख़त्म हुई है, तुम्हें बहुत अच्छी नौकरी मिल जाएगी, जल्द ही मिल जाएगी, चिंता मत करो। नहीं पिताजी, आपको तो पता है मुझे शुरू से बाहर जाकर नौकरी करने का मन था। बहुत मुश्किल से मुझे एक बहुत अच्छी और बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी के द्वारा अमेरिका में नौकरी का प्रस्ताव मिला है। अमेरिका, यह सुनकर दोनों माता पिता कुछ पल के लिए जड़ हो गए। लेकिन बेटा, अमेरिका में नौकरी करने की क्या ज़रूरत है तुम्हें, तो यहाँ भी अच्छी नौकरी मिल सकती है। इस पर हर्ष चिल्लाता है और गुस्से से अपने माँ पिता से बात करने लगता है और कहता है, इसलिए, केवल इसीलिए ही मैं आपको यह बात बताने से डर रहा था। मुझे पता था आप लोग यही नाटक शुरू कर देंगे। आप लोग जानते हैं कि बहुत पहले से ही मेरा विदेश में नौकरी करने का सपना था और आज यह सपना पूरा होने जा रहा है, तो मैं यह मौका नहीं गंवाना चाहता। तो उनकी बातें सुनकर उसके माता पिता दोनों की आंखों में अजीब सा डर दिखने लगता है, मानो वक्त थम सा गया हो। दोनों खामोश रहकर एक दूसरे को देखने लगते हैं, जबकि हर्ष अपनी बात कहकर अपने कमरे में चला जाता है। उस रात हर्ष के माता पिता दोनों को चिंता के मारे नींद नहीं आती। दोनों पूरी रात सिर्फ हर्ष के बारे में सोचते रहे कि कैसे हर्ष के पैदा होने से लेकर आज तक सारी यादें उनकी आंखों के सामने किसी फिल्म की तरह दिखाई दे रही थी। हर्ष की माँ कहने लगी, बचपन में तो हर्ष मुझे अपनी आंखों से जरा भी ओझल नहीं होने देता था। यदि मैं नहीं दिखती थी तो पूरा घर सिर पर उठा लेता था और जैसे ही आप नौकरी से लौट कर आते तो कैसे दौड़ता हुआ आता था और आपकी टांगों से कसकर लिपट जाता था। पिताजी भी यह सब बातों को याद करके भावुक हो गए और कहने लगे कि वह दिन थे और आज का दिन है जब हमारा वही हर्ष हमें छोड़कर विदेश जाने की बात कर रहा है, विदेश जाने के बारे में सोच रहा है। हमारे इकलौते बेटे ने एक बार भी हमारे बारे में नहीं सोचा कि उसके माता पिता का क्या होगा, उन्हें कौन संभालेगा। क्या औलाद इतनी भी स्वार्थी हो सकती है। ऐसी चिंताओं से गिरे वे दोनों रात भर करवटें बदल रहे थे। सुबह जब वह अपने कमरे से बाहर आए तो देखा हर्ष तैयार होकर जूते पहन रहा था। इससे पहले कि हम उससे कुछ पूछते, वह एक बैग अपने कपड़े रखने लगा। यह सब देखकर उसकी माँ ने ऊंचे स्वर में पूछा, कहीं जाने की तैयारी है क्या। पवन बोला, माँ, मुझे पासपोर्ट बनाने के लिए मुंबई जाना होगा। मेरा दोस्त है ना राजेश, उसके पिताजी पासपोर्ट ऑफिस में ही काम करते हैं। मेरी उनसे बात हो गई है। जब तक अपॉइंटमेंट लेटर आएगा तब तक मैं यह काम निपटा लूँगा। इसी बहाने कुछ दिन मैं अपने दोस्त के साथ मुंबई भी घूम लूँगा। हर्ष की बात सुनकर उसकी माँ उसके लिए चाय नाश्ता लेने के लिए रसोई में गई। दूसरी तरफ पिताजी ने बड़े प्यार से पूछा, बेटा एक बात तो बताओ, क्या विदेश जाना इतना ज़रूरी है। पिताजी, इसमें हर्ज ही क्या है। जितना पैसा मुझे विदेश की
नौकरी करने में मिलेगा उतना तो मैं यहाँ कभी भी नहीं कमा सकता। लेकिन बेटा, जिंदगी में पैसा ही तो सब कुछ नहीं होता। पिताजी फिर से बोले तो हर्ष ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया, पिताजी, मैं जीवन भर इस छोटे से घर में पड़ा नहीं रहना चाहता। आप क्या चाहते हैं, मैं अपने सपनों को आग लगा दूं? आपकी तरह छोटी मोटी नौकरी करके जीवन का गुजारा करूं, जिसमें जीवन तो जी सकते हैं लेकिन सपने पूरे नहीं कर सकते? ऐसा हरगिज नहीं होगा। इतना कहकर बिना नाश्ता किए वह अपना बैग उठाकर चल दिया और सुंदरलाल जी अपने सुपुत्र की बातें सुनकर जैसे पत्थर बन गए रह गए। कुछ घंटे के सफ़र को तय करके जब हर्ष मुंबई पहुंचा तो उसका मित्र स्टेशन पर इंतज़ार में वहां पहले से ही मौजूद था। दोनों दोस्त एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश हुए। राजेश उसे कार से अपने घर ले गया। राजेश का घर एक साफ इलाके में था जो कि काफ़ी बड़ा था, जिसमें वह अपने माता पिता और बड़े भाई भाभी के साथ रहता था। राजेश ने अपने दोस्त हर्ष का परिचय अपने घर वालों से करवाया। राजेश ने अपने पिताजी को बताया कि हर्ष विदेश जाना चाहता है, इसलिए पासपोर्ट संबंधी औपचारिकताएं पूरी करने के लिए मुंबई आया है। राजेश के पिताजी को यह बात शायद कुछ पसंद नहीं आई। उन्होंने उनसे कहा, बेटा, तुम अपने माता पिता की इकलौती औलाद हो तो तुम्हें यहीं रहकर उन्हें संभालना चाहिए। तो हर्ष ने कहा, अंकल जी, मेरे माता पिता ने बड़े संघर्ष करके अपना जीवन बिताया है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं विदेश जाकर अच्छे पैसे कमाऊँ ताकि उनको सुख भरी जिंदगी दे सकूं। चाय नाश्ता करने के बाद राजेश उसे अपने घर में बने गेस्ट हाउस में ले गया। काफ़ी देर तक दोनों मित्र बेड पर लेटे रहे, इधर उधर की बातें करते रहे और हंसी मजाक करते रहे। गेस्ट रूम के सामने एक कमरा बना हुआ था, वहाँ से रह रहकर खांसने की आवाज़ आ रही थी। बात करते करते राजेश बीच बीच में कमरे में आ जाया करता था। जब राजेश कुछ काम से घर से बाहर गया तो हर्ष को उत्सुकता हुई कि कमरे में कौन है जिसको राजेश बार बार देखने जा रहा है। राजेश के जाते ही वह कमरे में गया तो देखा वहाँ एक बूढ़ी दादी माँ जोर जोर से खांस रही थी। हर्ष उनके पास गया और अपने हाथ से सहारा देते हुए उन्हें सीधा किया। थोड़ी देर बाद उनकी कमर पर हाथ से सहलाया और एक गिलास में पानी भरकर उन्हें पीने के लिए दिया। उन्होंने कांपते हाथों से उस गिलास को पकड़ा, फिर 2-4 घूंट पानी पीकर हर्ष को वापस दे दिया। अब तक उनकी खांसी भी बंद हो चुकी थी। हर्ष ने गिलास रखकर उन्हें वापस से बिस्तर पर लेटा दिया। जहाँ एक ओर वह दादी माँ राहत महसूस कर रही थी तो दूसरी ओर हर्ष को प्यार भरी नज़र से देखती जा रही थी। दादी माँ ने इशारों में पूछना चाहा कि बेटा, तुम कौन हो? हर्ष ने कहा, दादी माँ, मैं राजेश का दोस्त हूँ और यहाँ मुंबई में पासपोर्ट बनवाने के लिए आया हूँ। यह सुनकर दादी माँ ने धीरे से कांपते हुए हाथ उसके सिर पर रखा और उसे आशीर्वाद देने लगी। उनकी यह हालत देखकर हर्ष को काफ़ी अफसोस हो रहा था। थोड़ी देर तक हर्ष उनके पास रखी कुर्सी पर बैठा रहा। थोड़ी देर में राजेश के पिता अंदर आए और हर्ष का हालचाल जानने लगे और दादी माँ को दवाई देते हुए कहने लगे, आप कैसी हो माँ? खांसी में कुछ आराम आया है? दादी माँ ने हाँ में सिर हिला दिया। अगले दिन हर्ष राजेश के साथ पासपोर्ट बनवाने संबंधी औपचारिकताएं पूरी करने के लिए निकला। दोपहर को दोनों ने रेस्टोरेंट में खाना खाया। फिर घर लौटे तो देखा कि राजेश का पूरा परिवार दादी माँ के कमरे में मौजूद था। राजेश के माता पिता पास में रखी चारपाई पर बैठे थे। भाभी उन्हें फल काटकर खिला रही थी और भैया उनकी टांगे दबा रहे थे। घर पहुंचते ही राजेश भी उनका हालचाल जानने के लिए चला गया। अपने दोस्त के पूरे परिवार का प्रेम और अपनापन देखकर हर्ष बहुत प्रभावित हुआ। वह गर्व महसूस कर रहा था कि उसे इतने अच्छे लोगों के बीच रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। साथ ही वह यह देखकर हैरान था कि आजकल के परिवार में भी इतनी एकता देखने को मिलती है। कुछ समय निकालकर हर्ष दादी माँ और उनके परिवार के पास बैठ जाया करता था और दादी माँ की कुछ मदद कर दिया करता था, जैसे पानी पिलाना, बैठने में मदद करना। 2-3 दिन में ही हर्ष को राजेश की दादी माँ के साथ खास लगाव हो गया था और दादी माँ का चेहरा भी उसे देखकर खिल जाया करता था। अपने दोस्त के घर आए हुए हर्ष को आज 3 दिन हो चुके थे। आज सुबह जब हर्ष सोच कर उठा तो देखा कि सामने वाले दादी माँ के कमरे में घर के सभी सदस्यों के अलावा डॉक्टर साहब मौजूद थे। दादी माँ की तबीयत की जांच कर रहे थे।
दादी माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब थी। उन्हें सांस लेने में कठिनाई हो रही थी। ये रह रहकर करा रही थी। पूछने पर पता चला कि उन्होंने कल शाम से ही खाना नहीं खाया। परिवार के सभी लोग मायूस और शांत खड़े थे। दादी माँ कुछ बोलने की हालत में नहीं थी, लेकिन उनकी आंखों में सबके लिए स्नेह साफ साफ नजर आ रहा था। परंतु ऐसी हालत में भी गहरी लकीरों और झुर्रियों से भरे उनके चेहरे पर संतुष्टि के भाव थे। इतने में राजेश के पिताजी उनके पास आकर बैठ गए और अश्रुपूरित आंखों से उन्हें देखने लगे और कहने लगे, माँ, हेमंत को फ़ोन मिलाऊं क्या? यह वाक्य सुनते ही दादी माँ की आंख पानी से भर गई और उनके चेहरे की संतुष्टि के भाव कहीं गायब हो गए। लाचार होकर थोड़ी देर तक कमरे की छत को निहारती रही और बिना कुछ बोले अपनी गर्दन को ना में हिला दिया और फिर अपनी आंख बंद कर ली तो उनके आंसू निकलकर उनकी साड़ी पर गिर पड़े। सभी लोग उनके सेवा काल में लगे रहे, लेकिन हर्ष को रह रहकर मन में एक ही विचार आ रहा था कि आखिर हेमंत कौन है जिसका जिक्र राजेश के पिताजी कर रहे थे। यह प्रश्न उसे विचारों के दलदल में धकेल रहा था। अंकल किसके बारे में बात कर रहे थे और क्यों? उनकी बात सुनकर दादी माँ इतनी भावुक हो गई। उनकी आंखों में आंसू धाराएं बहने लगी, परंतु फिर भी उनसे मिलना नहीं चाहती थी। शाम को जब राजेश हर्ष से मिलने आया तो वह अपने आप को रोक नहीं पाया और इस सवाल का जवाब जानना चाहा। तो राजेश ने उसे बताया कि हेमंत दादी माँ का इकलौता बेटा है। यह सुनकर हर्ष बहुत चक्का रह गया और फिर उसने बेचैनी और उत्सुकता भरे स्वर में पूछा, तो अंकल इनके क्या लगते हैं? राजेश ने बताया कि हम लोगों का उनसे सिर्फ इंसानियत का ही रिश्ता है, लेकिन कुछ ना होते हुए भी यह हमारे लिए बहुत कुछ है। वह मेरे पिताजी की अध्यापिका थी और उस समय की सर्वश्रेष्ठ अध्यापिका के रूप में प्रसिद्ध थी। मेरे पिताजी का मानना है कि आज वह जो कुछ भी है वह केवल उनके कारण है। पढ़ाई की फीस भरने के लिए भी पैसे नहीं होते थे मेरे पिताजी के पास, लेकिन उन्होंने बिना 1 रुपये भी लिए उन्हें पढ़ाया और न केवल पढ़ाया बल्कि पढ़ने में उनकी रुचि भी जगाई। दोनों की बातें सुनकर राजेश के पिताजी भी कमरे में आ गए और उनसे कहने लगे, हर्ष बेटा, यह दुनिया बहुत खराब है। यह सब रिश्ते मतलब के ही रह जाते हैं। जब तक मतलब होता है इंसान की अहमियत होती है। जब मतलब ख़त्म हो जाता है तो रिश्ते भी ख़त्म हो जाते हैं। हैरानी की बात यह है कि इन्हें एक लौते बेटे ने ही छोड़ दिया। उन्हें भगवान से बहुत मन्नतें मांगने के बाद, बहुत वर्षों के इंतज़ार के बाद ये बेटा मिला था। उसे पाल पोस कर बड़ा करके कामयाब बनाने के लिए उन्होंने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। जब बड़ा हुआ तो उसे अमेरिका जाने की धुन चढ़ गई और वह अमेरिका में आज एक बहुत बड़ी कंपनी में ऊंचे पद पर काम कर रहा है। लेकिन पीछे रह गए उसके बूढ़े माता पिता। उसने तो वहां जाकर अमेरिका की एक लड़की से शादी कर ली और वहीं पर घर बसाकर वहीं का हो गया। पुश्तैनी मकान तो उसने पहले ही बेच दिया था और अपने माता पिता को किराए के मकान में छोड़कर चला गया था। उसके पिताजी यह सदमा ज़्यादा दिनों तक बर्दाश्त नहीं कर पाए और 3 वर्ष पहले ही उनका देहांत हो गया। लेकिन उसकी माँ अपने पति के देहांत के बाद बिल्कुल अकेली रह गई और एक दिन मेरे पास पासपोर्ट ऑफिस में आकर मेरे पैरों में गिर गई और मुझसे विनती करने लगी कि मैं उनका पासपोर्ट बनवा दूं ताकि वह अपने बेटे के पास विदेश जा सके। अपने आदरणीय अध्यापिका को अपने पैरों में देखकर मेरी जो हालत थी उस वक्त मैं उसे बयान नहीं कर सकता। मैंने उन्हें उठाकर संभाला, उन्हें चाय नाश्ता दिया और उनके बेटे को फ़ोन लगाया। उसने उठाया, लेकिन उसने यह कहकर टाल दिया कि कुछ समय बाद मैं माँ को ले जाऊँगा, और वह समय आज तक नहीं आया। उसके बाद मैंने उन्हें अकेला नहीं छोड़ा और बच्चों को भी दादी माँ का प्यार मिल गया और उन्हें भी परिवार मिल गया। मैं इन्हें माँ कहकर संबोधित करता हूँ। हर्ष उनकी बातें सुनकर अचंभित रह गया। इस निर्दयी दुनिया के दूसरे रूप का परिचय पाकर उसका हृदय अंदर तक परेशानी के दलदल में धंसा जा रहा था। अभी वे दोनों बातचीत कर ही रहे थे कि दादी माँ के कमरे से कराने की आवाज़ तेज होने लगी। किसी अनहोनी की आशंका से राजेश और उसके पिताजी कमरे की तरफ दौड़ते हैं। हर्ष घबराते हुए अपने आप को संभालते हुए उठा और दादी माँ के कमरे में गया। देखा तो दादी माँ को सांस लेने में अत्यधिक तकलीफ हो रही थी और अंकल उनके हाथों को अपने हाथ में लिए सजल नेत्रों से उनकी ओर चिंतित भाव से देखे जा रहे थे। तब तक परिवार के
बाकी सदस्य भी उनके कमरे में आ चुके थे। उनके पैरों को पकड़कर सहलाने लगे और आंटी उनके मुंह में गंगाजल की बूंदें डालने लगी। दादी माँ चाहकर भी अपनी आंखें खोल नहीं पा रही थी। उन्होंने बहुत मुश्किल से अपने दोनों हाथ जोड़कर कमरे में मौजूद सभी लोगों की तरह लाचारी से देखा और अचानक उनके हाथ ढीले हो गए और गर्दन एकाएक अपने सभी शारीरिक मानसिक दुखों से मुक्त हो निर्दयी दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए रुखसत हो गई। उनके पार्थिव शरीर को अंतिम विदाई देने की तैयारी की जाने लगी और पूरी सजावट के साथ उनके मृत शरीर को शमशान लेकर जाया जाने लगा। पूरा रोड लोगों की भीड़ से खचाखच भरा हुआ था, लेकिन हैरानी की बात तो यह थी कि इस भीड़ में ऐसा कोई नहीं था जिससे उनका खून का रिश्ता हो। सभी लोग केवल और केवल इंसानियत के खातिर उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए आए थे। राजेश और उसके पूरे परिवार के साथ आज हर्ष भी इस मृतक के भाग्य पर आंसू बहा रहा था। उसके दुख की कोई सीमा नहीं थी। दिल के किसी कोने में तभी उसकी कोमल भावनाएं अचानक से उसके पत्थर हो चुके दिल से फिर से टकराने लगी। शमशान की चिता पर लेटी बूढ़ी दादी माँ के चेहरे में उसे अपनी माँ नजर आने लगी और वह चेहरा नजर आते ही फूट फूट कर रोने लगा। उसे एहसास हो गया था कि क्यों उसके माता पिता उसके विदेश जाने की बात सुनकर दुखी हो रहे थे, उसके सामने गिड़गिड़ा रहे थे और हाथ जोड़कर ना जाने की बात कर रहे थे। जलती हुई अग्नि में उसे अपना बचपन किसी चलचित्र की तरह नजर आ रहा था। दादी माँ की अंतिम विदाई के साथ ही शायद हर्ष भी अपने माता पिता के प्रति कड़वाहट को अंतिम विदाई दे चुका था और इसी दौरान उसके मोबाइल की घंटी बजी। देखा तो उसके पिताजी का फ़ोन था। अपने आप को संभालते हुए उसने कांपते हाथों से फ़ोन उठाया तो उधर से उसके पिता की करुणा और वेदना से सराबोर आवाज़ आई, बेटा तुम्हारा अपॉइंटमेंट लेटर आ चुका है। केवल एक वाक्य सुनने की देर थी। हर्ष रोने लगा और कुछ ना बोल पाया। उसके ठीक 2 घंटे बाद वह रेलवे स्टेशन पर पहुंच चुका था। उसका दोस्त राजेश उसे छोड़ने आया था। हर्ष ने उसे गले लगाकर उसका शुक्रिया अदा किया और कहा कि अपने परिवार में रहने का मौका देकर उस पर बहुत बड़ा एहसान किया है, क्योंकि वहाँ रहकर ही उसने परिवार शब्द का मतलब समझा। थोड़ी देर में ही ट्रेन पहुँच गई। हर्ष अपने घर के लिए निकल गया। ट्रेन में बैठे बैठे हर्ष गुमसुम अपने ख्यालों में खोया रहा। तभी उसका ध्यान सामने वाली सीट पर बैठे एक छोटे बच्चे ने आकर्षित कर लिया। बच्चा अठखेलियाँ कर रहा था। उसकी माँ उसे देख देख कर मन ही मन मुस्कुरा रही थी। बच्चा इधर उधर भागने लगता था तो कभी उसकी माँ उसे संभालती, कभी गोद में बैठाती। कुछ घंटों के सफ़र में उसने देखा कि उसकी माँ ने एक पल भी अपना ध्यान अपने बच्चे पर से हटने नहीं दिया था। यह सब देखकर हर्ष को अपनी माँ का निस्वार्थ प्रेम याद आ गया। हर्ष अपने भविष्य का फैसला ले चुका था और वह फैसला लेकर अपने हृदय पर रखे हुए बोझ को जैसे उसने उतार फेंका। खिड़की से बाहर जाते हुए चेहरे पर पड़ने वाली तेज हवाएं उसके फैसले की जैसे सराहना दे रही थीं। उसके साथ ही उसके दिल में अपने माता पिता के प्रति प्रेम प्रबल होता जा रहा था। वह इस जीवन का अर्थ तथा मूल्यों को भी अधिक गहराई से महसूस कर रहा था। कुछ देर बाद जब हर्ष अपने घर के बाहर तक पहुंचा तो वहां खड़े होकर अपने घर को बड़े गौर से देखने लगा। जब उसने दरवाजे की घंटी बजाई तो अगले ही पल दरवाज़ा खुला। दरवाजे पर उसकी माँ और पिताजी खड़े थे, परंतु हर्ष ने जैसे ही उनकी तरफ देखा तो उसे एहसास हुआ कि उसके माता पिता 4 दिन में ही चिंता के कारण सूखकर कांटा हो गए थे। उनकी आंखों में उदासी स्पष्ट नजर आ रही थी। उनकी ऐसी हालत देखकर उसका कलेजा मुंह को आ गया। एकाएक उसका बैग हाथ से छूटकर नीचे गिर गया और वह अपनी माँ और पिताजी से लिपट कर फूट फूट कर रोने लगा। उसके माँ और पिताजी यह समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर हर्ष को क्या हो गया। फिर उसके पिताजी उसके आंसुओं को पोंछते हुए अपनी जेब से एक अपॉइंटमेंट लेटर निकाल कर देते हैं। हर्ष ने जब उस अपॉइंटमेंट लेटर को हाथ में लिया तो वह लेटर पूरा गीला था। हर्ष को समझते देर नहीं लगी कि किसी और वजह से नहीं बल्कि उसके माता पिता के
आंसुओं के कारण यह पत्र गीला है। उसने तुरंत उस पत्र के टुकड़े टुकड़े कर दिए और फिर प्रेम और करुणा से कहा, पिताजी, मैं आप दोनों को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। और फिर से उनके गले लग गया। आज इस घर में प्यार और खुशी के आंसुओं का सैलाब आ चुका था। परिवार आज सही मायने में परिवार बन चुका था और ज़मीन पर पड़े अपॉइंटमेंट लेटर के टुकड़े तो इस बात की गवाही दे रहे थे। तो प्रिय दोस्तों, तो यह थी एक सच्ची घटना पर आधारित एक छोटी सी कहानी। उम्मीद करती हूँ आपको यह कहानी बहुत पसंद आई होगी। और दोस्तों, बुढ़ापे में अपने माँ बाप को अकेला ना छोड़ें। उनके लिए आप ही उनकी पूरे जीवन की दौलत हो। अपने विचार ज़रूर शेयर करें। जय माता दी।